हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर चल रहा था उसका आज लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। तो देखिए, जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो क्या है? हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? इफेक्ट पहुंचाता है। यानी कि हमारा ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचाता है, या फिर कैसे हमारा कैसे हमारा क्रियाकलाप है, यानी कि जो हम करते हैं काम, वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हम लोग हैं, यानी कि जो हम लोग मनुष्य हैं, तो जो हमारा एक्टिविटी है जो हम करते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, या फिर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल यूज करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो उससे क्या इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कूलर यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कूलर यूज कर रहे हैं, तो आपको कूलर यूज करने से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ही एक्टिविटी है, जो हम करते हैं वही तो हमारा इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, और वही असर हमारे ऊपर ही पड़ता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन भी होता है। जो हम करते हैं उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है, और देखिए, जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा वही इफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो ये हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ें बेहतर है इन्वायरमेंट के लिए और कौन सी चीज़ें खराब है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो ह्यूमन का एक्टिविटी है वही डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट हमारा इफेक्टेड होगा या फिर इन्वायरमेंट हमारा अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ह्यूमन का एक्टिविटी है वही डिसाइड करता है कि इन्वायरमेंट हमारा अच्छे से रहेगा या फिर इन्वायरमेंट में हमारा क्या होगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा, और पोल्यूटेड कैसे होएगा? तो जो हमारा एक्टिविटी होगा, जो हमारा क्रियाकलाप होगा, वही डिसाइड करेगा कि इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि देखिए, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए, हम लोग क्या है? इन्वायरमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, change in the environment affect us and our activities change the environment around us। देखिए, जो इन्वायरमेंट के अंदर, अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि वातावरण के अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारा एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग मेनली दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक क्या है? ओजोन लेयर। एक क्या है? ओजोन लेयर, यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर में ह्रास क्यों हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर में क्या कमी क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों गायब हो रहे हैं ओजोन लेयर। ठीक है, और दूसरा सेकंड बात करेंगे कि वेस्टेज डिस्पोजल, यानी कि जो हम लोग वेस्टेज निकालते हैं, घर से कचरा निकालते हैं या फिर भी कहीं भी इंडस्ट्री से कचरा निकालते हैं, तो उसका कैसे इंतजाम किया जाए, उसका अच्छे से कहाँ पे उसको डिग किया जाए, गाड़ा जाए, या फिर डिस्ट्रॉय किया जाए, या फिर कौन सा मटेरियल यूज किया जाए जिसको कि क्या किया जाए? बायोडिग्रेडेबल किया जाए, यानी कि उसको जल्दी ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर, हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड, यानी कि ओजोन लेयर का ह्रास क्यों हो रहा है, ओजोन लेयर का
हास क्यों हो रहा है, यानी कि डिप्लीटेड क्यों हो रहा है ओजोन लेयर। तो चलिए पहले बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में कि क्या है ओजोन लेयर। तो देखिए जो हमारा ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं हम, तो यानी कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 होते हैं, यानी कि ओजोन को O3 बोलते हैं। ठीक है, ओजोन यानी कि O3 इज ए मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा से देखते हैं, ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और ओजोन में 3 मॉलिक्यूल हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए जो O2 है, हम लोग जानते हैं कि O2 इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखिए जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करता है, तो हमारे अर्थ को शील्ड करता है। शील्ड करता है किससे, तो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है कौन, ओजोन लेयर। कौन, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है कि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करता है, शील्ड किए हुए है। शील्ड करके क्या करता है, तो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है डायरेक्शन से उसको बचाता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। देखिए जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किसको डैमेज करता है, तो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है जो भी अर्थ पे रहते हैं। और देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही क्या होता है, तो हमारा स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर कैसे होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही स्किन कैंसर होता है। देखिए अगर हम बात करें ओवरऑल कि जो हमारा ओजोन लेयर है, वो किसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। और देखिए जो ओजोन लेयर है वो किसको शील्ड किए हुए है, तो अर्थ को एटमॉस्फेयर को शील्ड किए हुए, ताकि जो हमारा सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आए वो डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं पड़े। ठीक है, अगर डायरेक्ट रेडिएशन ह्यूमंस पे पड़ेगा तो क्या क्रिएट करेगा, तो कैंसर क्रिएट करेगा, और वो भी स्किन कैंसर। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले आप साइंस स्कूल ब्लॉग को साइंस SCIENCSCHOOL और VLOG साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें कि अगर जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल है, अगर उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, O+O में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में जो हमारा ऑक्सीजन है O+O में टूट जाता है। देखिए अगर हम बात करें कि जब हमारा O2 और O में रिएक्शन होता है, O2 और O में रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, ओजोन लेयर बनाता है, यानी कि O3 बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। देखिए जो हमारा ओजोन लेयर है तो पहली बार 1980 में देखा गया कि इसके जो लेयर में है उसमें डिप्लेशन देखा गया, यानी कि डिक्रीजमेंट देखा गया ओजोन लेयर में पहली बार। कब, 1980 में। तो द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980। The decrease of layer of ozone has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used in the refrigerators and in the extinguishers। ठीक है, तो देखिए
जो हमारा ओजोन लेयर में डिक्रीज देखा गया, जो हमारे ओजोन लेयर में डिक्रीज देखा गया, तो इसका सीधा सा लिंक किससे जोड़ा गया, तो CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कहाँ पे यूज होता है, तो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और जो हम लोग AC यूज करते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर का डिक्रीजमेंट किसके कारण देखा गया, तो आपको बताना है कि CFC के कारण, यानी कि क्लोरोफ्लोरो के कारण क्या ओजोन लेयर में क्या देखा गया, कमी देखा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कमी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने क्या कमिटमेंट लिया, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन 1986 लेवल। देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए इस स्थिति को देखते हुए, किस स्थिति को देखते हुए कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने देखा कि देखिए CFC के कारण जो हमारा ओजोन लेयर में डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो उसी को देखते हुए UNEP ने डिसीजन लिया कि देखिए इस पे बैन कर देना चाहिए। और देखिए 1986 के बाद हम लोग रेफ्रिजरेटर में डायरेक्टली CFC यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने रूल रखा है उसको फॉलो किया जाता है अभी भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का प्रबंधन। देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमारे इन्वायरमेंट में फैलाए गए कचरे होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, तो हम ह्यूमंस के द्वारा होते हैं। जो हम फैलाते हैं वही तो हमारे इन्वायरमेंट क्या क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो देखिए, अगर हम इसका उपाय खोजें तो किसको ठीक करना पड़ेगा, तो ह्यूमंस को ठीक करना पड़ेगा। जो ह्यूमंस के आदत हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारे घर के कचरे निकलते हैं उसको एक डब्बे में रखें, जो इंडस्ट्री से अनवांटेड चीज निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं या फिर और भी कोई चीज़ जो निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा हो, तो उसको नहीं छोड़ा जाए, इन्वायरमेंट में डायरेक्टली नहीं छोड़ा जाए, ठीक है। जो वेस्टेज मटेरियल है इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको एक ले जाकर कहाँ दबाया जाए, तो गड्ढे में दबाया जाए, ठीक है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं उस क्वांटिटी को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, उस क्वांटिटी को अगर घटा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो क्या इन्वायरमेंट हमारा फिर से अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मैनेजिंग के बारे में, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस के बारे में। देखिए, substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable। देखिए, वैसा सब्सटेंस जिसको कि बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा तोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाता है पहले वाला रूप को, तो उसको क्या बोला जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। देखिए जैसे प्लास्टिक का बोतल है, जैसे प्लास्टिक वाला होता है कोई भी सामान, तो प्लास्टिक को बोतल को क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, ठीक है। उसको सड़ने में, उसको खत्म होने में कई साल लग जाते हैं, तब जाके खत्म होता है। लेकिन हम ऐसा सामान यूज करें जो कि आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो जाए, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट गंदा नहीं होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारा कचरा नहीं लेगा, और वैसा सामान यूज करें जो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल हो जाए, कम टाइम में बायोडिग्रेडेबल हो जाए, ठीक है।